नमस्कार, मैं हूं स्मारिका सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मौसम को लेकर हम सभी के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रहते हैं। बदलते हुए मौसम में से हम अपने पसंदीदा मौसम को चुन लेते हैं। किसी को गर्मी पसंद है, किसी को सर्दी, तो किसी को बरसात। पर हाँ, आज ये सहूलियत ज़रूर हो गई है कि अगर बारिश आने वाली हो या आने वाले कुछ दिनों में गर्मी ज़्यादा होने वाली हो या सर्दी ज़्यादा होने वाली हो, हमें पहले ही पता चल जाता है। और ये मुमकिन हो पाया है वेदर फोरकास्टिंग की वजह से। वेदर फोरकास्टिंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और साथ ही साथ एयरफोर्स में भी है। मौसम और वेदर फोरकास्ट, इन दोनों से ही रिलेटेड और भी टर्म्स को आज हम डिटेल में जानेंगे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर राधेश्याम शर्मा से, जो कि जयपुर के मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, मैंने अभी बात करी मौसम की, तो हम मौसम को सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, ये क्या होता है? देखिए, मौसम किसी भी स्थान का किसी समय विशेष पर वायुमंडल की अवस्था को निरूपित करता है, या सरल भाषा में यूं कहें कि किसी समय विशेष पर स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ही मौसम कहलाता है। जैसे कि हम डे टू डे देखते हैं, कभी आसमान साफ होता है, कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं, तो हम क्लाउडी वेदर कहते हैं। जी सर। कभी देखते हैं बारिश का मौसम होता है। तो मौसम जो है वो किसी भी टाइम पर एटमॉस्फेयर की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जी सर। सर, अभी आपने बात करी वेदर की, और वेदर और क्लाइमेट, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि काफ़ी सिमिलर लगते हैं और काफ़ी बार लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज़ भी कर लेते हैं। तो सर, इन दोनों टर्म्स में वेदर और क्लाइमेट क्या डिफरेंस है? देखिए, वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग टर्म हैं। वेदर तो किसी भी स्थान का किसी पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे मैंने अभी बताया जी। जबकि क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी स्थान के क्लाइमेट की यदि बात करें तो उस पर्टिकुलर स्थान के पिछले 30 सालों का, यानी यदि हम लॉन्ग ड्यूरेशन पर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के एवरेज कंडीशंस को यदि निकालें या कैलकुलेट करें तो उस स्थान के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यदि कोई स्थान कोस्टल एरिया में है या समुद्र के पास स्थित है तो विंड पैटर्न इस प्रकार रहता है कि वहाँ पे मॉइस्चर लेवल ऑलवेज बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा यदि राजस्थान की यदि बात करें जहाँ पे इतना मॉइस्चर जो है वो जनरली नहीं रहता है, तो जो पास्ट 30 इयर्स का जो ऑब्जर्वेशंस है उसके आधार पर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर का हम यदि एवरेज कंडीशंस कैलकुलेट करें तो वो उस रीजन का, उस क्षेत्र का क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। जी सर, हम लोग ने कई बार देखा है, न्यूज़ में भी आता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, या तो उसे ऑरेंज जोन बताया जाता है या फिर रेड जोन बताया जाता है। तो सर, ये जो कलर कोडिंग है ये किस प्रकार होती है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग के द्वारा जो एडवर्स वेदर वार्निंग जो इशू की जाती है उसमें विशेष रूप से 4 कलर के रूप में वार्निंग जारी की जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट कलर ग्रीन कलर यूज होता है, जो कि सामान्य वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई एडवर्स वेदर होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा यूं कह सकते हैं कि जो एडवर्स वेदर एक्सपेक्टेड है उसका कितना इम्पैक्ट होने जा रहा है, या एडवर्स वेदर की सीवियरिटी के आधार पे अलग अलग कलर डिफाइन किए हैं। तो फर्स्ट जो वार्निंग जो कोड है वो येलो कलर है। तो यूँ कह सकते हैं कि इसमें जो एडवर्स वेदर होने का जो एक्सपेक्टेशन है उसका जो वार्निंग जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल है, यानी कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं एक्सपेक्टेड है। बट इसका मीनिंग है कि आम आदमी को येलो कलर का यदि वार्निंग इशू हुआ है किसी क्षेत्र के लिए, तो उस टाइम उस वेदर से रिलेटेड अलर्ट विजिलेंट रहना चाहिए, मींस अपडेटेड रहना चाहिए। हो सकता है कि वो वेदर एक्टिविटी होने का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वहीं यदि मान लीजिए वेदर का सीवियरिटी ज़्यादा है तो मौसम विभाग जनरली ऑरेंज कलर का वार्निंग यूज करता है। तो उस कंडीशन में आम आदमी को चाहिए कि जो एडवर्स वेदर एक्सपेक्टेड है उसका इम्पैक्ट जो है वो सीवियरिटी या इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो सकता है। तो आदमी, जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, उनको एडवर्स वेदर कंडीशन से बचाव के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसके अलावा समटाइम्स यदि एडवर्स वेदर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है बेस्ड अपॉन सीवियरिटी या इंटेंसिटी वाइज,
तो जी मौसम विभाग जो है वो रेड अलर्ट, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी के लिए हम कोड यूज करते हैं, जी वो रेड वार्निंग यूज करते हैं। और उसमें जो है वो उस एडवर्स वेदर से बचने के लिए जो एक्शन लेना है, स्पेशली चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लेना है, चाहे वो आम पब्लिक को लेना है, यानी कि जो एडवर्स वेदर किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए वार्निंग जारी कर चुके हैं, जी उस स्थान पर उस वेदर से जान माल से बचाव के लिए सूटेबल एक्शन समय रहते लेना होता है, और आम पब्लिक को भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी ओर से बचाव करना होता है। जी सर अभी आपने बताया कि कैसे वेदर जो है वो इतनी जल्दी जल्दी बदलता है। जी। सर इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कैसे मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी तो कभी बरसात। तो सर ये जो मौसम है ये क्यों बदलते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मौसम जो है वो विशेष रूप से 5 घटकों पर निर्भर करता है। जी उन 5 घटकों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तापमान होता है, जी दूसरा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अलावा विंड पैटर्न है, और विंड में हवा में नमी की मात्रा है, और पांचवा जो फैक्टर है वो है सोलर रेडिएशन। और ये पांचों जो फैक्टर है, पांचों जो घटक है, ये डे टू डे वेरिएशन होता है। बात जी करूं सर यदि इनमें सबसे ज़्यादा, तो मॉइस्चर जो है वो नमी सबसे हाईली वेरिएबल वेपर है, हाईली वेरिएबल गैस है बल्कि। और इसके अलावा आपने देखा होगा विंड पैटर्न, जी हवा की सर दिशा कभी हम देखते हैं नॉर्दर्ली विंड होती है, कभी विंड स्ट्रांग होती है, कभी विंड काम होती है। इसके जी अलावा बाकी जो पैरामीटर भी है, चाहे मैं वायु दाब की बात करूं, चाहे टेम्परेचर की, हम देखते हैं कि सुबह के समय तापमान कम होता है, दोपहर के टाइम टेम्परेचर बढ़ता है, नाइट टाइम में एक बार फिर घटता है। तो जी डायरनल वेरिएशन जो इन पांचों घटकों में वेरिएशन होने की वजह से वेदर सिस्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं, और जी इसीलिए डे टू डे वेरिएशन जो है वो हम लोग अपने आसपास वेदर के रूप में देखते हैं। जी सर। सर हाँ, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में हम लोग देखते हैं कि तेज अंधड़ या फिर बवंडर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सर इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं? देखिए, राजस्थान में स्पेशली प्री मानसून सीजन में, यानी कि समर सीजन में, मार्च से अप टू जून के महीने में, जी जब दोपहर में टेम्परेचर्स 40 या 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा कभी कभी वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी रोल प्ले करते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थंडरस्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म के लिए जी है, वो यदि हवाओं की दिशा इस प्रकार है कि राजस्थान या आसपास के क्षेत्र में हवाओं के साथ नमी की सप्लाई हो, जी तो ये सर तीनों कंडीशन यदि फेवरेबल होती है, यानी एक अपर एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो, लोअर जी लेवल में सफिशिएंट हीटिंग हो, वार्मिंग हो, और तीसरा जो कंडीशन मैंने बताया मॉइस्चर यदि सफिशिएंट सप्लाई हो विंड के साथ में, जी सर तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर के अनस्टेबल होने से कन्वेक्टिव एक्टिविटी डेवलप होती है, यानी कुमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। जी सर और जब क्लाउड स्पेशली जब दोपहर के समय और शाम जी के समय सर ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि हीटिंग से भी इंड्यूस होते हैं, तो उस दौरान जो है वो कुमुलोनिम्बस क्लाउड का एटमॉस्फेयर अनस्टेबिलिटी होने से जो एयर जी मास है जो अप टू 10 और 12 किलोमीटर हाइट तक लिफ्ट कर जाता है। और जी जैसे ही एयर मास इतनी हाइट पर, बिकॉज अनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से इतनी हाइट पर पहुंचते हैं, तो जो वाटर वेपर जो है वो ऊपर उठकर कंडेंस होता है, लिक्विड में फॉर्म होता है। तो क्लाउड फिजिक्स की हम ज़्यादा जी डिटेल ना करें, तो जो एयर मास ऊपर उठेगा और वाटर में कन्वर्ट होगा और कूल होता है एक्चुअली, और कूल होने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और एक स्टेज जी ऐसा आता है जब यूँ कहें कि बादल में जो अप ड्राफ्टिंग है वो बंद हो जाता है। यूँ कह सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे जाके एक लेवल ऐसा आता है जब वाटर ड्रॉप का साइज बढ़ जाता है और जी एटमॉस्फेयर में फ्रीली सस्पेंड नहीं कर पाता है। तो जी उस दौरान वो जो एयर मास है वो काफ़ी कोल्ड हो जाती है, और जी यानी भारी हो जाती है, और बहुत तेजी से उतनी हाइट से एक बार बहुत तेजी से नीचे की तरफ में डिसेंड होती है, जिसको डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। तो इसी की वजह से जब ये बहुत तेजी से एयर मास क्लाउड जो सीबी क्लाउड जिसे बोलते हैं, उस क्लाउड मास के अंदर ही जब डाउन ड्राफ्ट होता है,
तो बहुत तेजी से विंड सरफेस पर टकराती है और राजस्थान रीजन जो है, स्पेशली वेस्ट राजस्थान का जो पोर्शन है जहाँ पे जी सर। डेजर्ट एरिया है, जी जहाँ सर। पे लूज सोइल है, तो बहुत तेज विंड जब वहाँ से टकराती है तो अपने साथ में डस्ट को उठा लेती है और चूंकि प्रेशर और विंड का स्पीड इतना होता है कि वो हवा जो है वो हमें हॉरिजॉन्टली मींस पृथ्वी की सतह के समांतर चलती हुई नजर आती है और जब हम देखते हैं तो उस स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड की वजह से जो लूज सॉइल है या जो डस्ट पार्टिकल है या सैंड के जो कण हैं वो हवा के साथ में उठ जाते हैं और चूंकि एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है और लगातार इस टाइप के कंटिन्यूस सिस्टम बैक टू बैक फॉर्म होते रहते हैं और समटाइम्स स्पेशली प्री मानसून सीजन में ऐसे डस्ट स्टॉर्म या बवंडर जिसे कहते हैं ये करीब 200 से 300 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन प्री मानसून सीजन में आता है। सर हमने अभी बात करी इतनी ज़्यादा मौसम के बारे में और ये एक अवधारणा है लोगों में कि जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसके सर और क्या क्या फंक्शंस हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि मौसम विभाग का जो मेन फंक्शन है वो वेदर फोरकास्टिंग है, या यूं कहें कि कोई भी एडवर्स वेदर वार्निंग जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है जी। उस जान माल के नुकसान को कम करने के लिए समय रहते हुए पूर्वानुमान जारी करना और जान माल के नुकसान को कम करना जो है वो मुख्य फंक्शन है जी। लेकिन जो हम जनरल फोरकास्ट सुनते हैं या मीडिया में देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। चूंकि वेदर फोरकास्ट मैं कहूँगा कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और फोरकास्ट करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर को एसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी यूं कह सकते हैं कि फोरकास्ट करने से पहले हमें प्रेजेंट जो कंडीशंस है यानी ऑब्जर्वेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वेदर फोरकास्ट के पीछे एक बहुत बड़ी टीम जो है वो काम करती है। इसमें हमारे अलग अलग डिविजन्स हैं, जैसे सैटेलाइट मेट्रोलॉजी एक डिवीजन है, रडार मेट्रोलॉजी एक डिवीजन है, इसके अलावा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, बहुत सारे सरफेस ऑब्जर्वेटरीज हैं, इसके अलावा अपर एयर ऑब्जर्वेटरीज है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो फोरकास्ट के पीछे जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, क्योंकि आज जो भी वेदर फोरकास्ट मॉडल के द्वारा रन होता है या जो भी मेथोडोलॉजी यूज होती है उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। ऑब्जर्वेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आज अवेलेबल है। इसमें सरफेस ऑब्जर्वेटरीज की यदि बात करें तो राजस्थान में कम से कम 10 हमारे फुल टाइम ऑब्जर्वेटरीज है। तो वहाँ पे राउंड द क्लॉक ऑब्जर्वेशन होता है। इवन रात को 2:30 बजे भी आप देखेंगे तो शेड्यूल टाइम पे ऑब्जर्वेशंस होता है। और इसके अलावा अदर ऑब्जर्वेटरीज भी हैं जो उनका फंक्शन सम डिफरेंट है। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, वो भी रियल टाइम पे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और वेबसाइट के थ्रू और डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो पैरामीटर मैंने आपको 5 बताए, उनका रियल टाइम पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी करना, एडवर्स वेदर से जान माल को कम करना एक मुख्य फंक्शन है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान देना, कृषि मौसम सलाह जो है वो मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा सप्ताह में 2 बार जारी होता है, प्रत्येक मंगलवार और फ्राइडे को। इसके अलावा आजकल हमने कृषि के क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर भी वेदर फोरकास्ट शुरू किया है। तो वो प्रतिदिन नेक्स्ट 5 डेज के लिए ब्लॉक लेवल फोरकास्ट स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जारी होता है, जिसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में जो है वो मौसम सेवा को उपयोग कर अपना बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एविएशन के क्षेत्र में, स्पेशली विमानन के क्षेत्र में मैं कहूँगा कि मौसम से संबंधित जो भी सेवा है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दी जाती है। वहाँ पर भी जो एयरपोर्ट्स जहाँ पे हैं कंटिन्यूअस मेट्रोलॉजी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है वो मौसम विभाग प्ले करता है।
इसके अलावा आज मैं कहूँगा हर एक सेक्टर में मौसम विभाग, या यूं कहें कि मौसम जहाँ पे एडवर्स वेदर किसी सेक्टर को यदि प्रभावित करता है जी। तो सर्विसेज जो है वो हर एक सेक्टर में काम करती है। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, रेलवेज भी आजकल एडवर्स वेदर फोरकास्ट का जी उपयोग सर। करता है और बेहतर तरीके से मैनेज करता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटमॉस्फेरिक साइंस में ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो बहुत सारे सेक्टर्स में वेदर फोरकास्ट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशंस जो है जी। वो चाहे वो रडार ऑब्जर्वेशंस है, चाहे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस है, जी। चाहे अपर एयर ऑब्जर्वेशंस है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं। इसके अलावा अलग अलग डिविजन्स भी साथ में काम करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन डिवीजन है, तो उस सेक्शन का काम है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल जी। है, उसका यूज कर कंप्यूटर मॉडल को रन करना और अगले 10 दिन या 15 डेज या बेस्ड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट मॉडल्स, मॉडल को रन कर फोरकास्ट जनरेट करना। इसके अलावा सैटेलाइट मेट्रोलॉजी, सैटेलाइट जी। सेक्शन भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है। तो यूं कह सकते हैं कि ये सभी डिविजन्स मिलकर एक काम करते हैं और सभी डिविजन्स का अपना अपना रोल है, और इन सभी सेक्शंस का या इन सभी डिविजन्स के द्वारा जो जी। प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, जनरेट होते हैं, इनका उपयोग कर बहुत एक बेहतर, मैं कहूँगा कि वेदर फोरकास्ट जो है वो दी जाती है। जी सर, तो हम लोगों को ये ज़रूर पता चल गया कि जो मौसम विभाग है उसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। और सर ने अभी बात करी ऑटोमेटेड मशीन्स की, और हम लोग भी देखते हैं कि जो आजकल वेदर फोरकास्ट हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। तो सर हम वेदर फोरकास्ट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? देखिए, चूँकि आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। पहले के कंपैरिजन यदि देखें तो सबसे जो बड़ा रोल है वो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल का, जी कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी जिस प्रकार से डेवलप हुई है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मैं कहूँगा कि ये जी एक सर। मेन फैक्टर है जिसकी वजह से वेदर फोरकास्ट का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ा है। इसके अलावा यदि बात करें वेदर फोरकास्ट की टेक्निक की, तो एक जो कन्वेंशनल मेथड जो पहले के ज़माने में भी यूज होता था, इसे सिनॉप्टिक एनालिसिस मेथड बोलते हैं। जी सर। तो आज भी सिनॉप्टिक एनालिसिस मेथड फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट में यूज होता है। इसके अलावा सिनॉप्टिक एनालिसिस के साथ साथ में न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। आजकल डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स अवेलेबल हैं। बात जी करें सर। यदि डिपेंड्स अपॉन वेदर सिस्टम, यदि सिस्टम लार्ज स्केल सिस्टम है लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मानसून या सपोज साइक्लोन, तो डिपेंड्स अपॉन वेदर सिस्टम जी। डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं आज। इसके अलावा यदि सीजनल स्केल पे बात करें तो सीजनल स्केल के लिए भी डिफरेंट मॉडल यूज हो रहा है। वहीं यदि स्मॉल स्केल सिस्टम की बात करें लाइक जी। थंडरस्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म है, तो इन सिस्टम्स के लिए भी कंटिन्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लगातार मॉडल्स, नए मॉडल्स, नए फिजिक्स का यूज कर मॉडल डेवलप किए जा रहे हैं, और जी सर। जिससे फोरकास्ट का जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी बढ़ा है। आज मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्ट भी एक नई टेक्निक है जिसकी हेल्प से फोरकास्ट का एक्यूरेसी बढ़ा है। वहीं कंप्यूटिंग फैसिलिटी भी बढ़ी है जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन या यूँ कहें कि मॉडल रन टाइम जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत ही जल्दी, जो पहले काफ़ी टाइम जी लगता था सर। मॉडल को रन होकर प्रोडक्ट जनरेट करने में, आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज हमारा मॉडल जो है वो दिन में 4 बार भी रन होता है, जी। और नेक्स्ट 10 डेज के लिए मींस मीडियम रेंज फोरकास्ट जारी होती है। इसके अलावा कुछ रीजनल मॉडल्स हैं जो थंडरस्टॉर्म या डस्टॉर्म के लिए यूजफुल है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से डे टू डे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, तो इसका असर कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्ट और फोरकास्ट की एक्यूरेसी पे भी देखने को मिला है, और इन्हीं की वजह से जो है वो एक्यूरेसी बढ़ी है।
जी सर, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का रोल हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे मौसम विभाग भी अछूता नहीं रहा है। सर, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर डॉपलर वेदर रडार को हम लोग शॉर्ट रेंज फॉर्मेट के लिए कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, डॉपलर वेदर रडार जो है वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए बहुत ही यूजफुल है। शॉर्ट रेंज यानी कि तात्क्षणिक चेतावनी की यदि मैं बात करूं जी सर। कि जस्ट अगले 2 घंटों में या 2 से 4 घंटों में यदि किसी स्टेशन पर कोई सीवियर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें डॉपलर वेदर रडार का बहुत बड़ा रोल है। डॉपलर वेदर रडार एक टाइप से माइक्रोवेव फिजिक्स पर काम करता है। जी। इसमें जो रडार का जनरल प्रिंसिपल होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का माइक्रोवेव यूज होता है और एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट, स्पेशली मेट्रोलॉजी के लिए बात करें तो क्लाउड या थंडरस्टॉर्म या थंडर क्लाउड कहीं भी यदि होगा, तो वो जो पर्टिकुलर माइक्रोवेव जो ट्रांसमिट करता है रडार, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराकर कुछ पार्ट उसका रिटर्न बैक होता है। तो यूं कह सकते हैं कि रडार एक टाइप से ट्रांसमीटर के साथ साथ रिसीवर का भी काम करता है और इसी प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी वेदर सिस्टम को रडार जो है वो लोकेट करता है। डॉपलर वेदर रडार की हेल्प से डिजास्टेरियस वेदर इवेंट्स लाइक थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन या दूसरे कोई भी डिजास्टेरियस जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है, जी सर। तो ऐसे वेदर सिस्टम का मॉनिटरिंग करना और उसका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करना बहुत ही हाईली एक्यूरेसी के साथ में इसका फोरकास्ट करना डॉपलर वेदर रडार की हेल्प से संभव हो पाया है। इसके अलावा हम लोग रडार की हेल्प से ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि सिस्टम का इंटेंसिटी जो है वो कितना है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग, वेदर इट्स इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, और सिस्टम का मूवमेंट किस डायरेक्शन में। तो बेस्ड अपॉन ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रडार के आधार पर हम नेक्स्ट 2 to 4 आवर्स के लिए एडवर्स वेदर वार्निंग या शॉर्ट टर्म नाउकास्ट जिसे बोलते हैं, ये जारी की जा सकती है। इसका जो रोल है सबसे ज़्यादा एविएशन में रडार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अचानक आप देखते हैं कभी कभी थंडरस्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म से सडनली विंड्स बहुत तेज हो जाती है, या कभी कभी डस्ट स्टॉर्म आता है, एकदम से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, तो इसका एविएशन में बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। और एविएशन के लिए जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है उसका बहुत ही रोल मतलब योगदान है। तो अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवर्स वेदर, एविएशन में प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं और किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। न केवल एविएशन बल्कि दूसरे सेक्टर भी, पावर सेक्टर है, इसके अलावा अदर सेक्टर में भी, कृषि के क्षेत्र में भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो जयपुर में हमारे यहाँ पे एक डॉपलर वेदर रडार, सी बैंड रडार लगा हुआ है, इस रडार की हेल्प से हम राजस्थान का करीब 90% पार्ट को यहाँ बैठे हुए राजस्थान को पूरे को स्कैन कर सकते हैं और रियल टाइम पोजीशन में यदि कोई डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म या एडवर्स वेदर डेवलप हो गया है तो उसका हम रियल टाइम पोजीशन पे उसको लोकेट कर सकते हैं और उसका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट या नाउकास्ट वार्निंग जारी कर सकते हैं और करते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर, ये तो हमने बात कर ली टेक्नोलॉजी की, लेकिन सर हम लोग मौसम से रिलेटेड एक वर्ड को जानते हैं जो होता है मॉनसून। इसको लेकर लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, तो सर मॉनसून को हमें बताएं कि मॉनसून क्या होता है। देखिए, मानसून जो है वो शॉर्ट, यदि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स है। जी सर। बेसिकली हम जानते हैं कि जो इंडियन रीजन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जी, और मार्च के बाद जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन बढ़ता है, या यूं कहें कि मार्च के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जी, तो स्पेशली प्रेशर जो है वो कम होना शुरू होता है। या यूं कहें कि जैसे जैसे समर सीजन अप्रोच करता है तो जो ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है जी। या अदर लैंग्वेज में यूं कहूँ कि मस्करेन, सदर्न हेमिस्फीयर में यदि बात करें तो मस्करेन जो आइलैंड है वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है
और चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ने से एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, तो दो हेमिस्फीयर के बीच यदि प्रेशर सिस्टम डिफरेंट हो या प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो तो एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है। उसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर का जो एयर मास है वो एक लार्ज एरिया का जो ओशियन है उसको ट्रेवल करके जो विंड्स जो है वो इंडियन रीजन या एशियन कंटिनेंट एशियन रीजन की तरफ आगे बढ़ती है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से विंड्स जो है वो लोअर लेवल में आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स ओशियन के ऊपर से आती है, और ये जो विंड है अपने साथ में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेके आती है। इतना मॉइस्चर होता है कि इंडियन रीजन के साथ साथ एशियन पूरे जो कंट्रीज है, काफ़ी सारे जो कंट्रीज है इंडिया के आसपास की, वहाँ पे भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो देता है। तो यूँ कह सकते हैं कि मानसून जो है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल सिस्टम है। इसमें सदर्न हेमिस्फीयर से विंड्स जो है वो इंडियन ओशियन से ऊपर से होती हुई इंडियन रीजन पे पहुंचती है और अपने साथ में भरपूर मात्रा में मॉइस्चर यानी नमी लेके आती है। जी सर। और दूसरा जो है वो इस सीजन के दौरान जो आप यदि सिनॉप्टिक फीचर्स यदि देखें तो राजस्थान और वेस्ट जो पाकिस्तान और वेस्ट राजस्थान का जो एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पे एक हीट लो बनता है यानी लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन जी सर। तो मॉनसून जो है वो बहुत ही बड़ा फिनोमेनन है। तो सर हम लोगों को ये तो पता चला कि जो जयपुर का मौसम विभाग है वो आम जनता के लिए बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो सर ये जो आम जनता है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आ सकती है मौसम विभाग के? देखिए, मौसम के अंदर जयपुर जो है वो अलग अलग स्केल पर वेदर फोरकास्ट और वार्निंग जारी करता है। बात करें यदि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की, तो आगामी 2 वीक के लिए एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मौसम के अंदर जयपुर जारी करता है। इसमें एक आउटलुक दिया जाता है कि आने वाले 2 सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम कुल मिलाकर कैसा रहेगा। गर्मी की यदि बात करें तो औसत से ज़्यादा रहेगी, या बारिश की यदि बात करें तो औसत से कम बारिश होगी, या कोई वेदर सिस्टम आने वाला है। तो एक अलग अलग रेंज के वेदर फोरकास्ट जो है वो मौसम के अंदर जयपुर के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा एक बुलेटिन हम लोग प्रतिदिन इश्यू करते हैं, उसे स्टेट वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। उसमें आगामी 5 दिनों तक का वेदर फोरकास्ट और एडवर्स वेदर वार्निंग यदि कोई है तो उसको क्लियर मेंशन जी सर। तो ये जो भी बुलेटिन या वार्निंग जारी होते हैं मौसम के अंदर जयपुर की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आजकल इसके साथ साथ आप देखेंगे मौसम के अंदर जयपुर के सोशल मीडिया अकाउंट भी है, सोशल मीडिया भी है, वेबसाइट भी है, तो फेसबुक है, ट्विटर है, इसके अलावा यूट्यूब है। तो आम जनता जो है वो मौसम के अंदर जयपुर के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, ट्विटर हैंडल है, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, में आ सकते हैं हम लोग। जी सर। आज हमने मौसम के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी। आपने हमें मौसम और वेदर फोरकास्टिंग को बहुत ही डिटेल में समझाया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को दिलचस्प लगा होगा और मौसम से रिलेटेड ऐसे ही और बातें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा ऐसे ही और भी ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक्स को आगे हम लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।